लीवर फंक्शन टेस्ट, ये है सिलेबस आपका। लीवर फंक्शन करना है, क्या क्या फंक्शन होता है लीवर का? डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन जो लीवर का होता है। और इसके अलावा लीवर की डिजीजेस, कुछ एक आध डिजीज जैसे हेपेटाइटिस, किरोसिस, ये सारा कुछ। और फिर एंजाइम्स के बारे में, एलेनिन अमाइनो ट्रांसएमिनेजेस, एस्पर्टेट अमाइनो ट्रांसफिरेजेस, ALT या ST, इन दोनों का रेशियो और उसका डिजीज डायग्नोसिस के साथ लिंक। तो इतना ओवरऑल सिंपल आपका पूरा वो है। ये है आपका कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वही क्लिनिकल फाइंडिंग्स वाला दे रखा है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पे बिली रोबिन का भी दे रखा है, क्योंकि ये फंक्शन में है और हिपेटाइटिस से लिंक है, तो ये क्वेश्चन बिली रोबिन का भी बन जाता है यहाँ। A major function of the liver, how is bilirubin formed, why is it used to diagnose hepatitis? Serum albumin to globulin ratio, A to G ratio बहुत important liver function test के लिए. More than serum protein discuss, isoenzyme LDH lactate dehydrogenase, तो यहाँ पे पाए जाते हैं, उसके बारे में बताना है। अलग अलग जो आइसोजाइम्स होते हैं उसके LDH1 LDH2 उसके बारे में, और उसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस डिस्कस करना। 2019 में आया क्वेश्चन। लीवर फंक्शन टेस्ट को डायरेक्ट पूछ सकता है। इसके अलावा ये अदर वाला चैप्टर है, लेकिन यहाँ मैंने डाल दिया है क्योंकि थोड़ा सा उसी से रिलेटेड, एसिड फॉस्फेटेज एल्कलाइन फॉस्फेटेज, डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस ऑफ द 2 फॉस्फेटेज फाउंड इन द ब्लड। तो ये ओवरऑल क्वेश्चन ऐसे करके आया हुआ है। अब आते हैं लीवर। लीवर आप देखते हो जैसे कि बहुत बड़ा आपका ये एक ऑर्गन भी है और ग्लैंड भी है। इट्स ए लार्जेस्ट ऑर्गन और ग्लैंड in the body, is located in the upper right hand part of the abdomen behind the lower ribs। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये जो लोअर रिब्स है उसके पीछे आपको ये दिखाई देता है ऐसे करके लीवर, और ये ऐसे करके स्टमक के साथ ये जुड़ा हुआ है। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 to 3.5 पाउंड्स, अराउंड 1.5 किलो के करीब ये होगा आपका। लार्ज ऑर्गन इन द एब्डोमेन दैट परफॉर्म्स मेनी इंपॉर्टेंट बॉडली फंक्शन। अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या फंक्शन होता है इसमें। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, तो लीवर इज द मेन ऑर्गन और सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मेटाबॉलिज्म में। आप जितने भी मेटाबॉलिज्म उठा लो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, जो भी बायोमॉलिक्यूल है, सब लीवर के अंदर। लीवर अगर प्रॉब्लम हुआ तो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। वही चीज़ मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो सबके मेटाबॉलिज्म के आपने नाम लिख दिए कि कार्बोहाइड्रेट का ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन स्टोर कहाँ होता है? लीवर में होता है। फिर ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यूज़ करना है ग्लाइकोजन को तो वापस से ग्लाइकोजन को यूज़ कर लिया। कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बॉडी हमारी फैट पे आ गई है, तो बीटा ऑक्सीडेशन के लिए साइट आपको मिल जाएगा लाइपोजेनेसिस, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड्स। फिर प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, लाइक प्लाज्मा प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, क्लॉटिंग, ये सारा कुछ। देन डिटॉक्सिफिकेशन, कोई भी दवाई आप खाते हो वो आपका लीवर में डिटॉक्सीफाई होती है, या कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट भी खाओगे तो दैट विल बी डिटॉक्सीफाई इन द लीवर, लाइक ड्रग, एल्कोहल, मेटाबॉलिक वेस्ट, सबको ये डिटॉक्सीफाई करेगा। एंड देन इट आल्सो कन्वर्ट्स टॉक्सिक अमोनिया टू यूरिया, प्रोटीन वाला था, वही चीज़ यहाँ पे भी दे रखा है। फिर स्टोरेज, जैसे कि ग्लाइकोजन हुआ, विच इज कैन बी कन्वर्टेड बैक इनटू ग्लूकोज जब भी जरूरत हुआ। इसके अलावा आप देखते हो लिपिड सॉल्युबल विटामिन, एडैक, ADEK। तो दो तरीके के विटामिन होते हैं हमारे, वाटर सॉल्युबल और लिपिड सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपका बॉडी जितना आएगा उतना ही निकल जाएगा, एक्सक्रीट हो जाएगा, मतलब वो स्टोर नहीं होते। लेकिन जो ये लिपिड वाले होते हैं वो स्टोर होते हैं। लिपिड वाला आप ले, जैसे विटामिन डी के आपको देखते होंगे आप, वायल्स आते हैं, आप ले लेते हैं और कहते हैं भैया 1 महीने बाद फिर उसको यूज़ करो दोबारा, फिर से वो होगा। तो इस टाइप से अलग अलग करके मतलब विटामिन फैट का भी आपका स्टोर हो जाता है। नमस्कार मैम। एंड मिनरल्स, आयरन एंड कॉपर। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग में आप देखते हो क्लॉटिंग फैक्टर्स, द लीवर कैन लीड टू ब्लीडिंग डिसऑर्डर ड्यू टू द लैक ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। फिर बाइल का प्रोडक्शन, बाइल बहुत इंपॉर्टेंट जूस आपका जो
आपके लिपिड को इमल्सिफाई करता है। विदाउट दिस यू कांट डाइजेस्ट प्रॉपरली लिपिड को। तो ये एक ग्रीनिश येलो फूड हेल्प इन द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन while stored in the gallbladder and released into the digestive system when needed। फिर इसके अलावा इम्यून का फंक्शन, कुफर सेल्स, ये स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं जो कि बैक्टीरिया को करती हैं, तो पूरा ये उसमें भी काम करता है आपका। हार्मोन्स के रेगुलेशन में इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, थायराइड हार्मोन सबका यहाँ पे लेवल। इसके अलावा ब्लड को भी काफ़ी मात्रा में स्टोर करके रखता है ज़रूरत के लिए। लीवर कैन स्टोर सर्टेन अमाउंट ऑफ ब्लड एक्टिंग एज ए ब्लड रिजर्वायर, और जब ज़रूरत होती है तो इसको रिलीज़ कर सकता है। मान लो ब्लड की ज़रूरत हो गई, आपने ब्लड डोनेट किया, मान लीजिए तुरंत ज़रूरत पड़ रही है, तो उसने तुरंत जो है रिलीज़ कर दिया। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं, मैं समराइज़ कर दिया पूरा एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन को। कभी कभी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसको कर पाओगे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डिटॉक्सिफिकेशन रोल। जैसे मैंने आपको बताया, ये वाला आपका पॉइंट जो है अलग से दे रखा है, लीवर का वो और लीवर का फंक्शन, देन डिटॉक्सिफिकेशन। तो डिटॉक्सिफिकेशन को हमने डिस्कस किया डिटेल में थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इट्स ए प्राइमरी डिफेंस अगेंस्ट द मेटाबॉलिक पॉइजनिंग। पॉइजन आप खाते हो या मेटाबॉलिक पॉइजनिंग का वर्ड यह हुआ कि ऐसा टॉक्सिक केमिकल जो कि आपके मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्टर्ब कर दे, कोई भी चीज़ हो सकती है, तो उसको हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन है, हमारी बॉडी खुद भी प्रोड्यूस करती है। जैसे आप देखते हो मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, ड्रग्स, जो भी आप दवाई खाते हो वो सब कुछ। तो सिम्टम्स ऑफ टॉक्सिन रिलीज ऑफ स्टोर टॉक्सिन कैन बी लीड टू सिम्टम्स लाइक हेडेक, पुअर मेमोरी, स्टमक पेन, नोजिया, डिजीनेस। ये सारा कुछ आपका प्रॉब्लम्स हो सकती हैं अगर ये आपका बढ़ता है तो वी नीड टू कन्वर्ट दीज लाइपोफाइल्स इनटू वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स। ये सारा कुछ लिपिड में सॉल्युबल होता है, फैट सॉल्युबल है, उसको हमें वाटर सॉल्युबल बनाना पड़ेगा। वाटर सॉल्युबल हो जाएगा तो वो इजीली जो है, इजीली वो आपका रिमूव हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट दिस लाइपोफाइल्स इनटू वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट्स। हाउ वी विल कन्वर्ट? विद द हेल्प ऑफ एंजाइमेटिक पाथवेज। यहाँ पे एंजाइमेटिक पाथवेज हैं, फेज 1 पाथवे, फेज 2 पाथवे, दो फेज चलेंगे, ठीक है। तो फेज 1 में ये ड्रग है आपकी, अभी मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा आपको। इतना आप समझ लीजिए कि फेज 1 है और फेज 2 है। ये पाथवे काम करते हैं इनको रिमूव करने के लिए, कुछ भी आपका टॉक्सिन्स आता है उनको करने के लिए। इसके अलावा स्टोरेज इन द फैटी टिश्यूज, फैट सॉल्युबल केमिकल्स टेंड टू एक्यूमुलेट इन द फैटी टिश्यू एंड सेल मेम्ब्रेन वेयर दे कैन बी स्टोर्ड एक्सटेंडेड पीरियड। मैंने अभी आपको बताया था विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन, तो आप लेते हो तो वो स्टोर हो जाता है और लंबे समय तक यूज हो सकता है बॉडी के लिए, जब तक वो आप चाहोगे टाइप से। तो ये लगातार उसमें रिलीज हो सकता है। तो इसी तरह आपका ड्रग वगैरह भी उसके स्टोर हो सकती है। मान लीजिए आपने ड्रग खाई और जो भी है फालतू वाला यूज हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, तो वो भी स्टोर हो सकता है आपका, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ अच्छे चीजों के लिए बोल रहा है। स्टोरेज ऑफ द फैटी टिश्यू, दिस टॉक्सिन फिर रिलीज होगा ड्यूरिंग द एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज टाइम ऑफ, जब आप एक्सरसाइज करते हो, फास्टिंग करते हो, तब ये सब टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं आपकी बॉडी से। फिर फेज 1 फेज 2 क्या है? एंजाइम से दे प्रिवेंट हाई कंसंट्रेशन इन द लीवर, प्ले की रोल्स इन द डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। फेज 1 में क्या होता है कि ड्रग जो है इट विल बी कन्वर्ट इनटू पोलर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। मैंने बताया ना कि वाटर सॉल्युबल में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फेज 1 में क्या होगा? इट विल बी कन्वर्टेड इनटू पोलर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। देन जो ये वाला कन्वर्ट हुआ है वही आपका पोलर इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा, पेरेंट ड्रग्स इनटू पोलर इनएक्टिव मेटाबोलाइट्स। बोथ फेजेस कंट्रीब्यूट मेकिंग सब्सटेंस मोर वाटर सॉल्युबल एंड एफिशिएंट एक्सक्रीशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस टाइप से ये फेजेस के मैंने शॉर्ट में आपको दिया हुआ है, फेज 1 फेज 2 फेज 3, और ये ऐसे करके ये निकल रहा है इसमें से। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग डिटेल में, फेज 1 फेज 2 को। तो फेज 1 में डिटॉक्सिफिकेशन से मॉडिफिकेशन फेज, मतलब मॉडिफिकेशन का मतलब इसमें मॉडिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे आप देख पा रहे हो हाइड्रोक्सिलेशन, हमारा अंदर जो भी ड्रग होगा उसके अंदर CH बॉन्ड होगा, CH बॉन्ड है, उसको हाइड्रोक्सिलेशन करना है, उसके अंदर OH ग्रुप जोड़ना है, इससे वो वाटर सॉल्युबल होता है, पोलर बनता है।
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि दिस इज एसेंशियल फॉर कन्वर्टिंग प्रोडक्ट्स इनएक्टिव इनटू एक्टिव ड्रग्स। फिर फेज वन डिटॉक्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स केमिकल रिएक्शन लाइक ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट जो टिश्यूज होते हैं साइटोक्रोम P450, नाम सुना हुआ है? तो ये सिस्टम होता है पूरा एक डिटॉक्सिफिकेशन का पूरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन कैसे है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है, हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, एंड यही है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, दे कन्वर्ट इनटू टॉक्सिक फैट सॉल्युबल इनटू लेस सॉल्युबल फॉर्म। और यहाँ पे साइटोक्रोम P450 डिपेंडेंट मिक्स्ड फंक्शन ऑक्सीडेज सिस्टम, ये पूरा सिस्टम बना हुआ है और इसमें ये रिएक्शंस हो रही हैं अलग अलग। दीज एंजाइम्स कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है लीवर सेल्स के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और माइटोकॉन्ड्रिया सिस्टम कॉल्ड हिपेटोसाइट्स, वहाँ पे ये सिस्टम पाया जाता है। ह्यूमन लीवर सेल हार्बर द जेनेटिक कोड फॉर न्यूमरस आइसो एंजाइम्स P450 के ढेर सारे आइसो एंजाइम्स, इसी एंजाइम्स के अलग अलग रूप, आइसोमर सुना होगा आपने, ये आइसो एंजाइम्स है, LDH1 LDH2 ऐसे करके भी होता है। तो इसके CYP के भी अलग अलग सिस्टम पाए जाते हैं आइसो एंजाइम्स। तो CYPs साइटोक्रोम्स P450s in various cellular location including endoplasmic reticulum, mitochondria, they are present in throughout the body system। तो ये यहाँ पे दे रखा है आपको, ये आपका एक जो ड्रग है फेज वन में, ये देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल्स लाइपोफिलिक ये कन्वर्ट हुआ, देन यहाँ पे इसको हाइड्रोफिलिक बना दिया गया, इस टाइप से ये दिया हुआ है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू ये वाले उसमें फेज वन फेज टू, यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल में मैंने दे दिया है दोनों को। जैसे आपका ये फैट सॉल्युबल टॉक्सिन्स आ रहे हैं, तो सबसे पहले ये ऐसे करके जाएंगे, ठीक है, फिर ये फेज टू में आ जाएगा। ये वाटर सॉल्युबल वेस्ट है, दो टॉपिक के वेस्ट मिल रहे हैं, ये वाला ये आता है तो फेज वन में इसमें जाएगा, ये वाला आएगा तो ये इसके जरिए तुरंत वो हो जाएगा, डायरेक्ट इलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। और इनमें अलग अलग रिएक्शंस हो रही है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलिसिस, हाइड्रेशन, ये सारा कुछ अलग अलग हो रहा है इसमें। इन सब चीज़ों में हमें विटामिन अलग अलग विटामिन की जरूरत पड़ती है, जो विटामिन आप लेते हो वो सब इनमें जरूरत पड़ती है इन सब रिएक्शंस में। तो यहाँ पे आप अलग अलग विटामिन के नाम भी देख पा रहे हो, तो वही चीज़ यहाँ पे डिटेल में दे रखी है। फेज वन में क्या होता है, जनरेट फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, हाँ, उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, तो एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो मूव करते हैं, सेल में मूव करेंगे तो क्या होगा, वो अदर सेल को डैमेज करेंगे, है ना। जैसे ढेर सारे, मतलब आप तो एक ही सोच रहे हो, यहाँ ढेर सारे होंगे, मतलब सैकड़ों या हजारों की संख्या में होंगे, वो सारे ऐसे चल रहे हैं गोली की तरह कि पूरे सेल को डैमेज कर सकते हैं। तो हमें उनको डाउन करना पड़ेगा, उनकी एनर्जी को डाउन करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, वी नीड एंटी ऑक्सीडेंट्स। फ्री रेडिकल को वो करने के लिए वी नीड एंटी ऑक्सीडेंट। तो ये सारे चीज़ें जो हैं एंटी ऑक्सीडेंट की तरह काम करती हैं। विटामिन जो आप लेते हो, फोलिक एसिड, ग्लूटाथायोन, फ्लेवोनॉइड्स, ये सारे एंटी ऑक्सीडेंट्स की तरह काम करते हैं। तो excessive free radicals can pose threat to the liver cell, potentially causing damage to the cellular structure, protein, DNA. Antioxidant like vitamin C, E, carotenoids, they help to reduce the damage caused by the free radicals। कैसे, उसको भारी बना देंगे जिससे उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। They act as a scavengers, preventing the harmful effects from the oxidative stress or liver cells। इनसफिशियंट एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्शन, अगर आप कम लेते हो एंटीऑक्सीडेंट खाने में तो क्या होगा, टॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा। टॉक्सिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो आपके अंदर अदर म्यूटेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी बाहर से भी, और सेल भी इनको देगा टाइप से, तो उस टाइप से ये चीज़ें हमें फ़ायदा करेंगी। एक्सेसिव अमाउंट ऑफ द टॉक्सिक केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड, कभी कभी क्या होता है, पेस्टिसाइड हमारा इस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। साइटोक्रोम P450 है, उसको डिस्ट्रॉय ही कर देगा। उससे क्या होगा, बाई इंड्यूसिंग इट्स ओवर एक्टिविटी। अब ये सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया तो ये सिस्टम काम ही नहीं करेगा, फिर आपकी सारी जो कैंसर और ये सब प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाएंगी आपकी। तो एक्टिविटी ऑफ फेज वन डिटॉक्सिफिकेशन टेंड्स टू डिक्रीज द एज, posing challenges in handling toxic substance, age related reduction in blood flow, liver exacerbates the situation।
तो अगर ये सारी एक्टिविटी होती रही तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, धीरे धीरे एजिंग फास्ट हो जाएगी। तभी कहा जाता है कि एंटीऑक्सीडेंट खाओगे तो एंटी एजिंग इफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि सेल्स डिस्ट्रॉय नहीं होंगी और वो हेल्दी रहेंगी तो सारा सिस्टम सही से काम करेगा। अब आते हैं फेज 2 में। फेज 2 में क्या हो रहा है यहाँ पे? प्रिवेंट द सेलुलर डैमेज रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जनरेटेड फेज 1। जो रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हमारे फेज 1 में बने थे, फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए थे, इलेक्ट्रोफाइल्स, उनको हम इसमें कॉन्जुगेशन प्रोसेस के जरिए भारी बनाएंगे जिससे कि वो उनकी एक्टिविटी कम हो। कैसे बनाएंगे? कॉन्जुगेशन प्रोसेस लाइक सल्फेशन, सल्फेट ग्रुप ऐड कर दिया, ग्लूकोयूरिनेशन, ग्लूटाथायोन होता है उसको हम लोग ऐड कर दिए। तो इससे क्या होगा? दे वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे, एक तो पोलर हो जाएंगे, साथ में इनकी एक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो फेज 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व्स कॉन्जुगेशन ऑफ सब ग्रुप्स टू फंक्शनल ग्रुप लाइक thiol, OH, NH2 on the drug. These process crucial for preventing inflammation, tissue damage caused by the prolonged exposure to the reactive oxygen intermediate, वो ROS, जो reactive oxygen species आप जानते हो वही। तो ये प्रोसेस है अलग अलग जो मैंने आपके नाम दिए हैं, कैसे काम करते हैं वही चीज़ यहाँ पे दे रखा है सेम टाइप्स। मतलब ये कॉन्जुगेशन प्रोसेस फेज 2 में हो रहा है, ये वाले प्रोसेस हो रहे हैं यहाँ पे, इसमें अलग अलग एंजाइम्स लग रहे हैं। ठीक है, तो वह यही चीज़ को मैं यहाँ समराइज कर दिया है, एक फिगर में आपको दे दिया कि टॉक्सिन आते हैं फेज़ 1 में जाएंगे, इंटरमीडिएट बनेगा और वो फेज़ 2 में जाएगा जो कि वाटर सोल्यूबल वाला होगा। देन ये वेस्ट प्रोडक्ट के जरिए ये निकल जाएंगे, बाउल के जरिए या किडनी के जरिए फीसेज में निकल जाएंगे, यूरिन में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा इस टाइप से। अगर ये चीज़ खाओगे तो एंटीऑक्सीडेंट बढ़ जाएंगे और उस टाइप से आपका हेल्प मिलेगा। तो फेज़ 1 फेज़ 2 बिकम ओवरलोडेड टॉक्सिन्स में बिल्ड अप इन द फैट. Fat soluble toxins can be accumulated in the fatty organ, potentially leading to the symptoms of the brain dysfunction, hormonal imbalance, इस टाइप से लिंक टू द इंक्रीज रिस्क ऑफ द कैंसर्स। अब यही चीज को मैंने यहाँ पे अलग अलग आपका डिफ्रेंशिएट कर दिया है फेज 1 और फेज 2 मेटाबॉलिज्म को। टाइम है खत्म, 5 मिनट में कहाँ हो पाएगा तुम्हारा, ये बिलीरुबिन वाला हो गया। चलो बिलीरुबिन पढ़ लेते हैं, इसके बाद एलएफटी वाला छोड़ देंगे अभी। ठीक है, 2 स्लाइड। तो एक क्वेश्चन आया था बाइल, है ना, बाइल का प्रोडक्शन। तो वही क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे स्लाइड में डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या है और कैसे ये मेटाबोलाइज होता है बिलीरुबिन। तो द लीवर प्लेज क्रूशियल रोल इन द प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ बाइल। बाइल क्या है? दिस इज ए फ्लूइड जो कि एसेंशियल होता है आपके डाइजेशन एंड न्यूट्रिएंट ऑब्जॉर्प्शन के लिए, है ना, एब्जॉर्प्शन और दोनों के लिए। तो ये येलोइश कलर का होता है जो कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन ऑफ एज्ड आरबीसी। जो आपकी आरबीसी ब्रेक हो रही हैं उसी में से कुछ ऐसा निकलेगा जिससे ये आपका बाइल का प्रोडक्शन होगा। Understanding the role of bile production and bilirubin clearance highlights the liver multifaceted function in the digestion, nutrient processing and antioxidant defense। अगर आप इसको समझोगे तो कई चीज़ों को आप समझ सकते हो, लीवर के कई चीज़ों को आप फंक्शन को समझ पाओगे। These processes are vital for maintaining overall metabolic health and preventing potential toxic effect। तो बाइल के काम क्या क्या है? बाइल का सबसे मेजर काम तो यही है कि डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइटरी फैट, जो आप फैट खाते हो या फिर एडीई के, है ना, उसको उनको डाइजेस्ट करना और साथ में उसको वो करना, एब्जॉर्ब करना। तो एक तरीके से ये इमल्सिफिकेशन के लिए और ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ये कैसे एब्जॉर्ब होंगे? जब वो इमल्सिफाई होकर छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएंगे, तो ये इमल्सिफाई करने में हेल्प करता है। इनके अलावा बिलीरुबिन सर्व एज ए सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट, तो ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और पर्टिकुलरली ब्रेन, प्रिवेंटिंग टॉक्सिसिटी इन द ब्रेन बाय द स्कैवेंजिंग फ्री सुपरऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। तो एक तरीके से ये एंटीऑक्सीडेंट रोल भी प्ले करता है। साइकिल ऑफ द बिलीरुबिन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कंट्रीब्यूट्स द एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी। तो इसी के मेटाबॉलिक साइकिल में कहीं ऐसे मॉलिक्यूल्स बनेंगे जो कि इन मॉलिक्यूल को रोकने का काम करेंगे, जो सुपर ऑक्साइड होता है मॉलिक्यूल उनको। बिलीरुबिन ट्रांसपोर्ट, बिलीरुबिन बाइंड्स टू द एल्ब्यूमिन एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीवर फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। तो ये ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करेंगे। कंजुगेशन इन द लीवर, लीवर में यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकोजुनिन ट्रांसफरेज विद यूडीपी ग्लूकोरोयूनिक, दिस कंजुगेशन इंक्रीजेस बिलिरुबिन सॉल्युबिलिटी एंड फैसिलिटेटिंग एक्सक्रीशन। यहाँ पे ये कैसे
सॉल्युबल होके अपना एक्सक्रीट हो जाएगा बाहर, है ना। तो कैसे होगा, ये वाला जो कंपाउंड है इसके साथ बाइंड होगा और यूडीपी ग्लूकोज यूरिनिक एसिड के साथ जब कॉन्जुगेट हो जाएगा इस एंजाइम की मदद से, तब ये सॉल्युबल हो जाएगा और ये आपका एक्सक्रीशन में रोल प्ले करेगा। अब यहाँ पे आते हैं वही इसके मेटाबॉलिज्म पे, कैसे मैंने मेटाबॉलिज्म वाला देखते हैं इसमें। मैंने अभी आपको बताया था कि ये आरबीसी के जरिए बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि आरबीसी ब्रेक डाउन होगी, वही में से पार्ट जो है उसी में से आपका ये बिलीरुबिन का वो होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो आफ्टर 120 days in the circulation, RBC are taken up and degraded in the reticuloendothelial system, mainly liver and spleen। जो लीवर और स्प्लीन है वहीं पे कुफर सेल्स और आपका ये स्प्लीन जो है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेंगी। और 85% ऑफ द हीम फॉर द डिग्रेडेशन कम्स फ्रॉम द सेनेसेंट आरबीसी, रिमाइंडर ऑफ द हीम प्रोटीन अदर देन हीमोग्लोबिन। अब ये जो हीम प्रोटीन 85% आपका आया है, ये ऑक्सीडाइज विद द हीम ऑक्सीजनेज और बिलीवर्डिन बनाएगा। इसी हीम में ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा विद द हेल्प ऑफ दिस एंजाइम, और दिस एंजाइम कन्वर्ट इट्स बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन इज देन रिड्यूस टू बिलीरुबिन बाई बिलीवर्डिन रिडक्टेज, सिंपल। तो आरबीसी टूटी, हीम बना, हीम से आपका हीम ऑक्सीजनेस एंजाइम आया, उसने आपका बिलीवर्डिन में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने उसको दे रखा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो बिलीवर्डिन बना, और बिलीवर्डिन देन रिड्यूस टू बिलीरुबिन बाई बिलीवर्डिन रिडक्टेज। फिर बिलीवर्डिन रिडक्टेज इज फाउंड इन ऑल टिश्यूज स्पेशली इन रेटिकुलोएंडोथेलियल मैक्रोफेजेस इन द किडनी, स्प्लीन, लीवर एंड ब्रेन। बिलीरुबिन एज ए सेलुलर एंटीऑक्सीडेंट, बिलीरुबिन आपका एंटीऑक्सीडेंट की तरह भी काम करता है। Cycle of the biliverdin to bilirubin and vice versa, coupled with the potent antioxidant activity of bilirubin, suggests its main physiological role as a cellular antioxidant. Bilirubin acts as a scavenger of free radicals, protecting cells and from oxidative damage. बिलीरुबिन बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्ट, ये एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करके कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो मैंने अभी आपको बताया था, यू डी पी ग्लूकोरोयूरेनिक एसिड के फॉर्म में ये रिलीज भी होगा, सॉल्युबिलिटी, और ये एक्सक्रीट हो जाएगा। बिलीरुबिन एक्सक्रीशन लीवर एक्सक्रीटेड फ्रॉम द लीवर इनटू बाइल, ट्रेवल्स फ्रॉम द बाइल डक्ट्स एंड एंटर इनटू इंटेस्टाइन। यहाँ पे ये पाथवे मैंने यहाँ पे बना दिया है आपके उसके लिए जानने के लिए कि यहाँ पे ये आरबीसी है, ये ब्रेक हुई, बिलीवर्डिन बना, अनकॉन्जुगेटेड बिली